हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ये मैं पूरी की पूरी उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इस सीरीज़ में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारी मैथ्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम डेली के डेली मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हैं। और साथ ही साथ मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको देता हूँ, ताकि आप इन क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएँ। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने हाथ में कॉपी पेन रख लेनी है और मेरे साथ ही साथ में सॉल्व करना है। जैसे ही आप सॉल्व करते हैं ना, कमेंट बॉक्स पर उसका आंसर भी दीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस मेरी नहीं आपकी हो रही है। ठीक है, तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा। तो आपको मैं बता दूं कि पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का योग कितना है। ऑप्शन है ए 1275, बी 1250, सी 1225 या डी 1200। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूर्ण संख्या होती क्या है। पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो शून्य से लेकर, है ना, अनंत तक चलती हैं। तो शून्य, एक, दो, तीन तक आप कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे, तो ये पूर्ण संख्या है। वहीं प्राकृत संख्या की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ आपको शून्य को हटाना होगा। तो ये प्राकृत संख्या जो है वो एक से लेकर इस प्रकार से अनंत तक चलती है। ठीक है, उस पूर्ण संख्या में आपको जीरो को भी काउंट करना होगा। तो चलिए, अब बात की गई है 50 पूर्ण संख्याओं की। तो यहाँ पर से ये शून्य से चालू होगा, इस प्रकार से एक, दो, तीन, ऐसे ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगा। क्या ये 50 तक जाएगा? नहीं, ये कहाँ तक जाएगा, 49 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एक काउंट इस शून्य को भी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में शून्य भी आता है। अब इस प्रकार से मैंने एक आपको क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था। ठीक है, क्रमागत संख्याओं का क्या है, सूत्र। तो देखिए, प्राकृत संख्याओं जैसे एक, दो, तीन, अप टू एन तक अगर भी जाए तो इसका भी सूत्र होता है एन प्लस 1/2। और वहीं मैंने यहाँ पर बताया था पूर्ण संख्या भी, पूर्ण संख्या अर्थात जीरो से शुरू होने वाली संख्या, तो इनका योग होता है सीधा एन प्लस 1/2। मैं बार बार इस फॉर्मूले को आपको स्क्रीन पर लाता हूँ, ताकि आपको सिर्फ देख देख के ही सारे फॉर्मूले याद हो जाए। उम्मीद है कि ये सारे फॉर्मूले अभी तक तो आपको याद हो गए। ठीक है, तो हमको फॉर्मूला लगाना है क्या, एन प्लस 1/, ये वाला फॉर्मूला पूर्ण संख्या वाला। ठीक है, चलिए यहाँ पर रख दीजिए। तो एन की वैल्यू अब क्या होगी, एन की वैल्यू लास्ट में क्या है 49, तो 49 रखिए एन की वैल्यू। तो यहाँ पर एन की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 50/2। चलिए कटा दीजिए, 2 दूनी 4, 25, है ना। तो कितना हो जाएगा, 25 गुणी 49 करो, 5 लियम 45, 4, 5 चौक 20 और 4 24, 9 दूनी 18, 1, 4 दूनी 8 और 1, चलिए 5, 8, 4, 12, 1, 9, 2, 11 और 1, 12, 1225 आपका आंसर होगा। इसमें भी 1225 ऑप्शन नंबर। तो 50 पूर्ण संख्याओं का योग 1225 हो। ठीक है, यही प्राकृत संख्या अगर बोल दी गई तो हम एन की मान क्या रखते हैं यहाँ पर, सीधा 50, क्योंकि वो 1 से चालू होता और 50 तक चलता। तो एन का मान हम सीधा यहाँ पर 50 रख के करते। उसके बाद आप बताओ कि अगर मैं प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग निकालूं तो उसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप कमेंट पर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब स्थानीय मान से क्वेश्चन। तो देखिए, दिया है 8, 7, 4, 3, 5, 6 में अंक 7 का स्थानीय मान और जातीय मान, इसे फेस वैल्यू भी कहते हैं, के बीच का अंतर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 7 को देखिए, ये 7 मैंने लिखा। अब 7 के बाद जितनी जीरो है, 1, 2, 3, 4 संख्या है, उतने ही जीरो लगा दो। 1, 2, 3, 4, यही 7 का क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। और अगर जातीय मान की बोलूँ तो जातीय मान 7 का क्या हो जाएगा, सीधा साथ ही होगा। और दोनों का माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 10 में से 7 गया 3, ये हो गया 9, 9 और 9, और ये हो जाएगा 6। तो 6, 9, 9, 3, ये कौन है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो देखिए, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो केवल एक या स्वयं से जाती है भाग, है ना। तो देखिए, तो प्रथम अभाज्य 5 अभाज्य संख्या लिखते हैं तो शुरू होती है 2 से। 2 है, 3 है, 5, 7 और 11, इस प्रकार से 5 अभाज्य संख्या हो गई। अब इनका बोला गया है योग। चलिए भाई, आपस में इसे जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 और 7 18, 18 और 5 23, 3 26 और 2 28। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा
जोड़ा सह अभाज्य अर्थात को प्राइम नंबर है। ऑप्शन दिया है देखिए, ए 14 21, बी 18 8 12, सी 9 10 या डी 6 9। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सह अभाज्य संख्या आखिर होती क्या है। तो सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक कितना होता है, एक होता है। ठीक है, मतलब एक के अलावा इसके और भी कोई गुणनखंड नहीं होते। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ दोनों में है ना, दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन रहेगा। जैसे मैं बोलूं कि ऑप्शन नंबर ए में देखें कि 14 और 21 का आप एचसीएफ निकालिए। ठीक है, तो एचसीएफ निकालिए, तो इसमें देखिए एचसीएफ निकालेंगे तो ये किससे जा रहा है भाग, एक तो 7 से भी जाएगा ना भाग, 7 दूनी 14 और 7 या 21, तो ये एक के अलावा 7 से भी जाएगा भाग, है ना। एक से तो हर संख्या जाएगी, लेकिन एक के अलावा 7 से भी भाग जा रहा है, तो ये क्रो प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार में दोनों में देखते हैं, दोनों कौन सी संख्या से भाग जा सकती है। जैसे सीधा 2 से ले लेता हूँ, तो ये 2 चौक 8 और ये 2 छक्का 12, मतलब 2 से भी जाएगा, तो एक के अलावा ये 2 से भी जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब 9 और 10 में देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें आप दोनों को भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो केवल एक ही ऐसी संख्या है जो कि दोनों से भाग जाएगी। और ऐसी कोई संख्या है क्या जो कि दोनों से भाग जाए, चाहे आप 2 से भाग दे के देखिए, 3 से भाग देखिए देखिए, है ना। तो आपका आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 6 और 9 में कौन से होगा, ये 1 से तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर 3 से भी चले जाएगा, देखिए दोनों, तो 1 और ये 3 से भी चले जाएगा, तो इसका एचसीएफ 3 आ गया। तो जिसका एचसीएफ 1 होता है ना, वही सहअभाज्य संख्या होती है। और ये आपको बता दूं कि सहअभाज्य होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि संख्याएं अभाज्य संख्या हो। ठीक है, देखिए आप किसी में भी अभाज्य संख्या दिख रही है क्या, कोई भी नहीं, लेकिन ये क्या है, सह अभाज्य संख्या। इसका एचसीएफ 1 होता है, वो क्या होता है, सह अभाज्य संख्या। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। हर वीडियो में मैं करा रहा हूँ, हर वीडियो में मेरी टाइप्स अलग होती हैं, है ना। तो हर वीडियो में आपको नया सीखने को मिलेगा, हर सीरीज को आपको देखना है और कोई भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया है 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6। इसको आपको आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, छोटे से बढ़ते हुए क्रम में। तो क्या इसको आप एक एक करके डिवाइड करके निकालेंगे, नहीं, मैं सीधा इसका आंसर बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आपको अंश और हर का क्या देखना है, अंतर देखना है। तो देखिए ये 4/5 ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे 4/5 ऐसे पढ़ना है आपको। देखिए 4/5 इन दोनों का क्या है, अंतर कितना है, 1 है। ठीक उसी प्रकार 7 और 8 का अंतर 1 है, 6 और 7 का अंतर 1 है, और 5 और 6 का अंतर 1। मतलब एकदम शानदार ट्रिक। इस प्रकार का क्वेश्चन सबसे ईजी होता है। कैसे कि अगर अंश और हर का अंतर 1 आए, तभी में यदि अंश का और हर का अंतर सेम आए, तो जो अंश में जो बड़ा है वही बड़ी संख्या होगी, अंश में जो छोटा है वही छोटी संख्या होगी। इसका मतलब देखिए सभी में अंतर 1 आ रहा है, तो जो सबसे बड़ा है अंश में ऊपर में, देखिए सबसे बड़ा क्या है, 7 है ऊपर में, तो यही सीधे सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार सबसे छोटा कौन सा है, 4 है, तो यही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। चलिए इसी आधार पर जमाइए, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो छोटा। ठीक है, बस अब गिनते हिसाब से जमा दीजिए। सबसे पहले क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4/5 लिखो। फिर क्या आएगा, 5 आएगा, 5/6 लिखो। फिर आएगा 6 आएगा, तो 6/7 लिखो। और फिर आएगा 7/8। ठीक है, ये आपका बढ़ते क्रम में हो गया। किस में दिया है भाई, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, और भी कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा। आप एक एक करके दशमलव निकाल के करते रहेंगे ना, आपका टाइम गया। ठीक है, मेन यहाँ पर गेम रहेगा ना टाइम का, जो टाइम मैनेज कर लिया वो एग्जाम क्रैक कर लेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। ठीक उसी प्रकार से सबसे छोटी है आपको बताना है, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको अंतर देखना है और इस प्रकार से सीधा इसका आंसर देना। उम्मीद है इसका आंसर हर कोई 110% देगा। ठीक है, और वो भी सेकेंडों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है, तो बीच वाली संख्या कौन सी है। तो देखिए जहां भी बीच वाली संख्या अगर मिल गई ना, तो आपको क्या निकालना है, सीधा का सीधा औसत। तो यहाँ ऑप्शन दिया है ए 47, बी 48, सी 49 या डी 51। सबसे आसान क्वेश्चन है, कैसे मैं अभी बताता हूँ। देखिए आपको पता ही होगा कि औसत बराबर क्या होता है, औसत निकालिए इसका। औसत बराबर होता है ये संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, है ना, कितने नंबर्स हैं। तो देखिए योग कितना दिया है, संख्याओं का योग सीधा दिया है 147, और नंबर कितने हैं यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ नंबर्स बोलो, तो 3 क्रमागत विषम संख्या कितनी की बात की गई है, 3।
ठीक है, तो 3 क्रमागत विषम संख्या, तो यहाँ पर विषम संख्या को आपको पॉइंट आउट रखना है। ठीक है, तो चलिए इसे निकालिए, औसत निकालिए भाई। 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 3 या 27, मतलब 49 आपका औसत आया। मतलब संख्याओं का जो बीच का संख्या है ना, वो क्या आया, 49। तो देखिए 49 बीच की संख्या आ गई। तो 3 संख्याओं की बात की गई है, जाहिर सी बात है इससे पहले देखिए विषम संख्या की बात की गई है, तो इससे पहले विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, 47, और इसके बाद विषम संख्या क्या हो जाएगी, 51। इस प्रकार से तीनों संख्याएं हमको मिल गई। तो क्या बोली है, बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या है तो सीधा 49। अगर बीच वाली संख्या से पहले वाली संख्या या फिर सबसे पहले वाली संख्या कौन सी होगी बोलता है तो 47, सबसे बाद वाली संख्या कौन सी होती है बोलता तो 51। ये सीधा आंसर आता आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, औसत। औसत जैसे ही निकालेंगे ना, आपको बीच वाली संख्या मिल जाएगी, उसके आजू बाजू तो आप सम विषम करके निकाल सकते हैं। आगे मैं और प्रैक्टिस कराता हूँ आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 180 है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। चलिए भाई, अब बात की गई है 4 क्रमागत सम संख्या, यहाँ पर सम संख्या है, तो ठीक उसी प्रकार से आपको क्या निकालना है, फिर से औसत। ठीक है, औसत क्या हो जाएगा 180, और संख्या कितनी है 4। चलिए भैया रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, तो औसत आ गया 45। मतलब संख्याओं के बीच की संख्या क्या आ गई, 45। लेकिन यहाँ पर बात की गई है सम संख्याओं की, तो सम संख्या की बात की गई है, तो बीच में संख्या क्या है 45, तो सम संख्या निकालिए, तो इससे पहले वाली संख्या कौन सी हो जाएगी 44, है ना, ये नहीं आएगी ना, ये सम संख्या नहीं है, तो इसके पहले और कौन सी संख्या हो जाएगी 42। हमको 4 संख्या लेनी है, ठीक, इसी के बाद वाली 2 संख्या ले लीजिए, ये हो जाएगा 46, और इसके बाद हो जाएगी 48। तो इस प्रकार से टोटल 4 क्रमागत सम संख्याएं कौन सी मिल गई, 42, 44, 46, 48। अगर ये सम होती ना, तो संख्याओं में से एक ये भी होती, जैसा कि विषम वाले में मैंने बताया है। ठीक है, तो अब बोला है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिख रही है 42। वहीं अगर आपको बोल देता सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर आ जाता सीधा 48। तो सबसे छोटी की बात की गई है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है दशमलव भिन्न। ठीक है, 0.557 का बार है, देखिए 7 के ऊपर बार है, वो साधारण भिन्न में बदलिए। बार बार मैंने करा रखा है, मैं गारंटी लेता हूं कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए ना, तो कोई भी अब आंख बंद करके दे सकता है। ठीक है, आंख बंद करके ज़्यादा हो गया, चलिए थोड़ा सा मतलब देखेगा और आंसर दे देगा। तो चलिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 0.57 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है 777 ऐसे रिपीट हुआ होगा। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए भाई 0.57 का बार है, तो देखिए हम क्या करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए, जो संख्या दी गई है सीधा का सीधा सबसे पहले उसे लिखते हैं, तो 57 दिया है। अब जो बचा है उसको हम क्या कर देते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम क्या कर देते हैं, जो संख्या है उसमें माइनस कर देते हैं। अब अपॉन में क्या आएगा, जिसके ऊपर बार है उसको 9 लिखते हैं, और जिसमें बार नहीं है, देखिए यहाँ पर संख्या है सिर्फ, तो जितने संख्या है ऐसी संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है उतने ही हम क्या लगाएंगे 0। जैसे यहाँ पर एक संख्या है तो यहाँ पर क्या लगेगा, एक 0 लगेगा। ठीक है, तो चलिए भाई कीजिए, तो यहाँ पर 52/90 आ गया, तो कितने बार में जाएगा, 2 से दीजिए, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 चौका 2 पंचे 10, तो 26/45। इसमें ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक 12 है तथा लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम कितना है 72 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या है। ऑप्शन है ए 18, बी 36, सी 48 या डी 72। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है एक सूत्र, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि पहली संख्या फर्स्ट नंबर प्लस दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो पहली संख्या ये धन कर दिया ना, माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये याद रखना है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो चलिए भैया पहली संख्या क्या है, माना ये देखिए एक संख्या दे दिया है, तो माना पहली संख्या है 24, दूसरी संख्या हमको निकालनी है ये x माना, एलसीएम दिया है हमारा 72, एचसीएफ दिया है 12, बस यहाँ पर रखना है। अब तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 24 नीचे आ जाएगा, सीधा 24 को नीचे ले आता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा 12 कम 12, 12 दूनी 24, फिर 2 तिया 6 और 2 छक्का 12, तो x बराबर कितना आ गया 36। तो दूसरी संख्या क्या आ गई
ऑप्शन नंबर बी 36। सिर्फ इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। जब आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया हो और कोई सी एक संख्या की बात की गई हो ना, सीधा आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। नेक्स्ट देखते हैं, 3 घंटियां क्रमशः 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ सुबह 8 बजे बजी हों तो वे पुनः कब एक साथ। जब भी इस प्रकार से एक साथ या घंटियों की बात की जाए ना, जब भी एक साथ की बात की जाए तो आपको क्या निकालना है, संख्याओं का एलसीएम। संख्याओं का एलसीएम निकाल दिए ना तो आप समझ जाएंगे कि वे एक साथ किस समय पर बजेंगी, ठीक है, अर्थात कितने देर में बजेंगी। तो चलिए भैया, हमको समय कौन कौन सा दिया है, पहला है 10, फिर है 15, है 20 का क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकाल दीजिए। सीधा मैं 5 से दे सकता हूँ, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20, ठीक है। फिर किससे जा सकता है, 2 से, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 दूनी 60। तो आपका 60 क्या हो जाएगा एलसीएम, 60 मतलब 60 मिनट, है ना, सभी मिनट में है। तो 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 घंटा। मतलब सभी के सभी हम हर 1 घंटा में आपस में एक साथ बजेंगे, यही है इसका मतलब। ये प्रत्येक 60 मिनट या फिर प्रत्येक 1 घंटा में ये तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो देखिए भैया, पहली बार ये 8 बजे बज रही है, तो हर घंटे में ये एक बार बजेगी। तो पहली बार 8 बजे बज रही है, तो दूसरी बार कब बजेगी, 8 बजे प्लस 1 घंटा, है ना। तो कितना बजे बजेगा, 9 बजे। तो 9 बजे क्या हो रही है, सुबह हो रही है, तो 9 AM को ही ये फिर से बजेगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भिन्नों 2/3, 8/9 और 16/81 का महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ निकालना है भैया। चलिए, तो इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, दिया गया है 2/3, 8/9 और 16/81। देखिए इस प्रकार से जब भी आपको भिन्न दिया गया ना, तो अगर आपको बोला गया एचसीएफ, तो एचसीएफ बोला गया तो आपको निकालना है अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ बटा जो हर है ना, हर का एलसीएम। मतलब जो बोला गया है उसे आपको अंश में रखना है और जो नहीं बोला है वो नीचे आएगा। ठीक अगर मुझे निकालना होता है एलसीएम, तो ये फॉर्मूला हो जाता, देखिए एलसीएम निकालना है तो जो बोला गया है वो ऊपर, तो अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम निकालना है और हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो अभी हमें बोला गया है एचसीएफ निकालने, तो चलिए सबसे पहले हमें अंश का क्या निकालना होगा, एचसीएफ। तो 2, 8 और 16 का आप निकालिए एचसीएफ। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें तीनों जा सकते हैं भाग, तो देखिए सबसे छोटी 2 ही दिख रहा है, तो 2, 2 दूनी 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। देखिए सीधा 2 से ही तीनों जा सकते हैं। अब नीचे आ गया तो 1 आ गया, इसमें 4 आ गया और 8 आ गया, 2 से नहीं जा सकते हैं। और तो ये सिर्फ एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, ऊपर का 2 आ गया भाई, ठीक है। अब 3, 9 और 81 का एलसीएम निकालिए, 81 का एलसीएम निकालिए। सीधा 3 से देता हूँ, 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 1 कम 3, 3 या 27, फिर 3 3 9, 3 1 कम 3, कितना आ गया, 3 3 9, 9 3 27, 27 या 81। तो हर का जो है एलसीएम कितना आ गया, 81। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम, ठीक है। 2/81 किसमें है, ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका आंसर आपको देना है। भिन्न दिया है 2/3, 8/9, 16/81, है ना। इसका इसमें क्या दे दिया गया है, महत्तम समापवर्तक दे दिया गया है ना, इसे 13.1 लिखिए, महत्तम नहीं क्या रखिए, एलसीएम। अब इसका आपको एलसीएम निकाल के दिखाना है, ठीक है, कि एलसीएम क्या होगा, अपने हिसाब से आप इसका आंसर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है, 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या लिखनी होगी, प्रथम 10 अभाज्य संख्या है, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या 2 है। देखिए अभाज्य संख्या आपको याद होनी चाहिए ना, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम टाइम में सोच रहे हैं कि कौन सा अभाज्य संख्या है या नहीं, आप भाग कर करके देख रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम 1 से लेकर 50 तक तो आप याद ही कर लीजिए। तो पहले देखिए 2, फिर आता है 3, फिर आएगा 5, फिर 7 और 11, 13, 17 और 19, कितने हो गए, 3 3 6 7 8, ठीक है। उसके बाद आता है 23 और उसके बाद आता है 29। इस प्रकार से टोटल यहाँ पर 10 अभाज्य संख्या दिख गई हैं और सबका औसत निकालना है, मतलब सबको आपस में क्या करना है, जोड़ देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। सबको ऐड कर दीजिए, ये ऐड कर दीजिए और जितनी संख्या है, कितनी संख्या है टोटल 10, ये हमारा औसत निकल गया।
संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। चलिए भैया ऐड कीजिए। तो इस प्रकार से आपको फास्ट में ऐड करना भी आना चाहिए। चलिए ऐड कीजिए। पहले इकाई अंकों को 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 और 7 28, 28 और 3 31, 31 और 1 32, 32 और 7 32 और 7 कितना हो जाएगा 39, है ना। 39 और 5 44, 44 और 3 47, 47 और 2 49। यहाँ पर मैं लिख दिया 9 और 4 को कैरी अर्थात हासिल ले लिया। ठीक है। अब दहाई वाले को 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, है ना ये, और एक 8, 8 8 और 4 12। तो यहाँ पर 129, ये सीधा 129 आ गया। लेकिन नीचे में तो 10 भी है ना, 10 है, 10 है। तो देखिए नीचे में 10 है तो कितना, एक संख्या के बाद दशमलव, 12 दशमलव, सीधा आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है। देखिए इतनी गर्मी में बना रहा हूँ आपके लिए और आप लोग कंजूसी करते हो यार, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20 प्रेक्षणों का औसत 47 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण 62 के स्थान पर गलती से 26 पढ़ लिया गया, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। एक गलतियों वाला क्वेश्चन आता है ना, बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए बहुत ही शानदार ट्रिक बता रहा हूँ, बस आपको क्या है अच्छे से समझना है। कोई भी फार्मूला मैं यूज़ करता ही नहीं यार, मैं सच बोलूँ मेरे को फार्मूले से याद होते ही नहीं है, क्योंकि मैं सीधा क्या जाता हूँ उसकी जड़ को पकड़ता हूँ कि आखिर ये चीज़ें बन कैसे रही हैं। ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं औसत लिखूं ना, देखिए औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या होती है। तो उसी प्रकार से योग बराबर क्या हो जाएगी, योग योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत इंटू संख्या, औसत इंटू संख्या ये होगा। इसको आपको याद रखना है कि अगर योग निकालना है ना, तो जो औसत है उसको गुणा कर देना है संख्या से। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, देखिए 20 प्रेक्षणों का औसत 47 है, तो आपको सीधा निकालना है इनका योग क्या होगा। तो इनका योग हो जाएगा 20 प्रेक्षण की संख्या और औसत 47, इस फॉर्मूले में मान रखिए। ठीक है, ये आ गया। अब प्लस जो आपकी गलती हुई है ना, उसको देखिए। गलती क्या हुई है, आपको लिखना था 62, 65, लेकिन आपने लिख क्या दिया 26, है ना, मतलब पढ़ लिया। तो इसको आप क्या कर देना, रियल में क्या है, फिर 62 आना था, 26 लिखा है तो इसे क्या कर देंगे माइनस, जो गलती हुई है उसे घटा देंगे और जो सही है उसको जोड़ देंगे, ये। ठीक है। अब चलिए नीचे में क्या होगा, अब नीचे में उनका क्या निकालना है, इनका औसत निकालना है भैया। तो देखिए संख्याओं में कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं, बस 62 के जगह में 26 है, संख्या तो उतने की उतनी ही है, मतलब प्रेक्षण जो है 20 के 20 ही है, तो सीधा औसत नीचे में क्या आ जाएगा, अब संख्याओं की संख्या कितनी है, अभी भी 20 है। ठीक है। कोई नया आया क्या, कोई गया क्या, दोनों तो बराबर हो गए ना, 62 की जगह में 26। तो चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए भाई। तो 62 इंटू 47, तो सबसे पहले 47 इंटू 2 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, 94, तो 940 आपका क्या हो जाएगा ऊपर में, प्लस 62 में क्या है 26 माइनस कीजिए, तो 12 में 6 गया कितना हो जाएगा 6, 5 में 2 गया तो कितना हो जाएगा 3, क्या आ जाएगा 36 ऑन 20। ठीक है, जोड़ दीजिए, यहाँ पर 0 6, 4 और 3 7 और 9 ऑन। ठीक है, तो चलिए भाई कटाइए, किससे जाएगा, 4 से जाएगा क्या, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 चौक 16। ठीक है, अब ये गया 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 48.8, ऑप्शन नंबर ए 48.8। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आ गया ना क्या करना है आपको। जो प्रेक्षण दिया गया है उसका क्या निकाला मैंने, सबसे पहले योग निकाला, उसके बाद इसे जोड़ दिया किससे, जो आपने गलत पढ़ा है, जो रियल में है उसे जोड़ दो, जो गलत आपने पढ़ लिया उसे माइनस कर दो, और नीचे में जितने प्रेक्षण हैं उतने का है ना मान रख दो। इस प्रकार से सिर्फ यहीं पर से आपका आंसर बन जाएगा। चलिए एक और देखता हूँ, है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर कहा गया है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत अंक 38 है। बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 25 के स्थान पर गलती से 75 दर्ज किए गए थे, तो कक्षा का सही औसत ज्ञात करना है। तो देखिए 50 विद्यार्थियों के एक कक्षा का औसत अंक क्या हो जाएगा, 38 दिया है, तो इनका योग निकालना है। तो क्या रखना है हमें, 50 गुणित 38 38। ठीक है, ये योग निकल गया भाई। अब आपको क्या करना है, प्लस ब्रैकेट में रखिए, जो सही है उसे जोड़िए प्लस 25, और जो गलत है ना, ये 75 दर्ज किया गया है लेकिन रियल में 25 है, ये
25 है ना, तो इसे माइनस कर दीजिए, 75 हो गया। बस इस प्रकार से रखना है आपको, जो सही है वो प्लस में रहेगा, जो गलत है वो माइनस में, ठीक है। अपॉन, अब देखिए कुछ भी चेंज हुआ क्या, 50 विद्यार्थी पहले भी थे, 50 विद्यार्थी अभी भी है, तो नीचे में क्या रखो, 50। अब इसे सॉल्व कर दो, चलिए भाई सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले 38 का गुणा 5 से कीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 4 5 थे 15 और 4 19 हो गया, तो एक जीरो है तो 1900, ठीक है। अब 75 में से सॉरी 25 में से 75 माइनस कर रहे हैं, मतलब बड़ी संख्या में ऋण का चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट जब खुलेगा ना, ये प्लस नहीं हो गया, क्या हो जाएगा, माइनस। बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह है, 25 में 75 गया 50, ठीक है, अपॉन हो जाएगा। चलिए भैया 1900 में 50 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 1850 बटा 5 और 5 कट गया, 5 एकम 5, 5 दिया 15 और 35। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कोई भी टफ नहीं है, सिर्फ एक मेथड को आपको रखना है और आंसर लाना है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इससे पहले वाली वीडियो से यदि आपने देखी है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो क्या मैं कहीं भी फॉर्मूला का यूज़ करता हूँ, नहीं, आप चुटकियों में इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने मेरे मेथड को समझ। तो चलिए क्या बोला है, राम की आय और श्याम की आय, बात की गई है राम की और श्याम की, दोनों की आय में क्या है कि 20% कम है, कौन, राम की आय है ना, राम की आय 20% कम है श्याम की आय, तो माना श्याम की आय 100% है, तो राम की आय इससे 20% कम है, मतलब 80% है, ठीक है। यहाँ पर एक जीरो एक कटा, फिर आ जाएगा 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, तो 4:5 है। तो बोला गया है कि क्या करना है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो जिससे तुलना की जाए ना, नीचे में हमेशा वो आएगा, बार बार मैं बोलता हूँ, जिससे तुलना की जाए नीचे में हमेशा वही आएगा। तो देखिए यहाँ पर अंतर कितना है इनका, एक, तो किससे तुलना की जा रही है, श्याम की आय राम की आय से, तो राम की आय से तुलना की जा रही है, तो राम की आय कितनी है, 4 है ना, तो इसको नीचे रखेंगे 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 25% आपका आंसर है, ठीक है। इतने इससे हलवा क्वेश्चन ना कोई नहीं बता सकता, ठीक है, ये एसएससी लेवल का पैटर्न है सॉल्व करने का, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं भी इस प्रकार के सॉल्यूशन नहीं मिलते आपको, ठीक है। इसलिए यार इस प्रकार से चीज़ों को सीख लो, इसके बाद जब मैं पूरे क्लासेस स्टार्ट करूँगा ना, तब आप खुद देखेंगे ना कि मैथ्स में आपकी पकड़ कितनी अच्छी हो जाए, अभी तो सिर्फ प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% लाना अनिवार्य है। खुद को इमेजिन कीजिए, यहाँ पर एक छात्र को 3% अंक प्राप्त हुए और वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक अधिकतम कितना था। देखिए दिखने में बड़ा दिख रहा है, लेकिन मैं 2 लाइन में इसे सॉल्व करूंगा, कैसे, चलिए मैं बताता हूं। देखिए एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए हमें कितना अंक लाना है, 40% अंक लाना है, 40%। लेकिन एक छात्र यहाँ पर कितना ला रहा है, 30% अंक ला रहा है, 30% अंक ला रहा है, और कितने अंकों से फेल हो जा रहा है, 12 अंकों से, 12 अंकों से ये फेल हो जा रहा है। मतलब यदि वो 12 अंक ले आता तो वो पास हो जाता है ना, क्योंकि 12 अंकों से वो फेल हो जा रहा है, यदि वो 12 अंक और एक्स्ट्रा ले आता, 30% के साथ 12 अंक और ले आता, तो वो पास हो जाता, तो पास हो जाता तो 40% की बराबर में ही तो आ जाता है ना, कि 40% तो पासिंग मार्क्स है ना, तो वहीं अगर मैं 40% में पास हो रहा है ये बोलूं, या तो 30% के साथ 12 नंबर और ला रहा है तो पास हो जा रहा है, दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। ये चीज़ अगर आपने समझ गई ना, तो इसे सिर्फ सॉल्व कर दीजिए, तो 40 में से इधर आ गया 30 है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10% बराबर कितना आ जाएगा, 12। यहाँ पर बोला गया है परीक्षा का पूर्णांक, पूर्णांक क्या है, 100%, 10% की वैल्यू 12 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, ये बोला गया है, तो 12 हो जाएगा, नीचे में 10 आ जाएगा, थोड़ा 100 कटा दो, तो आपका आंसर हो जाएगा 120, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये तो मुझे समझाने में आपको टाइम लगा है, लेकिन अगर मैं बनाने जाता ना तो सिर्फ माइंड में भी इसका आंसर आ सकता है, ठीक है। इससे अच्छा शॉर्ट ट्रिक और मैं कहाँ से दूँ, कहाँ आपको फॉर्मूला भी यूज़ नहीं करना है, मैं कहीं भी फॉर्मूला का यूज़ नहीं करता दोस्तों, अगर आपने सीरीज़ देखी होगी ना, मोस्टली मैं इस फॉर्मूला यूज़ करना अवॉइड करता हूँ, क्योंकि आप फॉर्मूला तो भूल सकते हैं लेकिन बेसिक्स को नहीं भूल सकते, ठीक है। अब चलिए जहाँ पर फॉर्मूला आता है मैं फॉर्मूला बताऊँगा। एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष आधी दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसकी औसत गति क्या है। तो देखिए फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में,
यहाँ पर अगर मैं बेसिक से जाऊँ ना तो लंबा पड़ेगा, तो सीधा हमको पता है कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है औसत चाल का, 2xy अपॉन x प्लस वाई, बार बार हम यूज़ करते हैं, अभी तक तो रटा गया होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है 2, एक एक जो चाल है कितना 6 है, दो अलग अलग चाल जब दिए रहते हैं ना तो असल चाल लगाते हैं तो ये सूत्र लगता है। तो देखिए यहाँ पर 3 रखिए y की जगह में, और फिर x प्लस वाई मतलब 6 प्लस 3 है ना। तो चलिए 6 दूनी 12, तो वैसे ही रखते हैं, तो 6 इंटू 3 बटा ये हो जाएगा 9, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 कम, तो आ गया 2 दूनी 4, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह एक टेलीग्राफ के खंभे को कितने समय में पार करेगी? तो चलिए भैया मैं आपको बताता हूँ। ये एक रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी है। अब इसकी लंबाई कितनी है? इसकी पूरी लंबाई है 180 मीटर में, ठीक है, मीटर में है ना। अब इसकी चाल कितनी दी गई है? देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, मतलब एस बराबर दिया गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो दूरी दी गई है इसको किससे दर्शाते हैं? डी से। डी बराबर क्या दिया है? डी बराबर दिया है 180, ठीक है। यह एक टेलीग्राफ के खंभे, मतलब यहाँ पर चलिए खंभा मान लिए, अब इसको खंभे को पार करने में वो कितना समय लेगी? तो देखिए एक खंभा है, उसको पार करना है तो कितना समय लेगा वो? उसकी दूरी कितनी होगी? उसकी दूरी के बराबर ही तो वो समय लेगा। मतलब अगर मैं, ये एक खंभा है, अगर मैं इतनी छोटी सी गाड़ी को लेता हूँ ना, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में इसकी लंबाई के बराबर ही तो टाइम लेगा। मतलब इसकी दूरी के, इसकी खुद की लंबाई ही इसकी क्या होगी? दूरी होगी ना। तो देखिए क्या होगा, अगर मैं इतना बड़ा रेलगाड़ी लेता हूँ तो वो उतने ही दूरी में क्या है, अपना दूरी लेगा। उसको समझ में आ रहा है? जितनी लंबी होगी ना उतना ही उसको टाइम लगेगा। समझ में आया? तो देखिए जो रेलगाड़ी की लंबाई है ना वही होती है उसकी दूरी। तो चलिए हमको एस मिल गया, डी मिल गया, तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। एस बराबर डी बाई टी होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? समय निकालना है, मतलब टी निकालना है। तो टी कैसे होगा? टी को ऊपर ले आइए, डी बाई एस हो गया। यहाँ पर फॉर्मूला लग दीजिए। अब सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पर किसकी बात की गई है? यहाँ पर जो टाइमिंग है ना वो सेकंड में है, यहाँ पर हावर में है, आवर में। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है, तो यहाँ पर भी मीटर में है। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो जब मीटर में चेंज करना होता है तब मैंने क्या बताया है, हमको क्या करना है? 54 जैसे दिया है तो मीटर में चेंज करना है, तो इसे 5/18 से गुणा करेंगे। अगर इसे उसी में, अगर इसे किलोमीटर में चेंज करना होता तो 18/5 से गुणा करते। तो 18 एकम 18, 18 तिया 54 हो जाएगा, तो 15 5 तिया 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई मान रखिए सीधा, दूरी कितना दिया है? 180, ठीक है, और वहीं अब चाल कितना दिया है? 15 रख दीजिए। तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 छक्का 30, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 12 सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो मुझे समझाने में आपको टाइम लगा है, लेकिन ये है इतना बड़ा कुछ नहीं इसमें। ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट लेते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में तिगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? फिर से आ गए भैया गुणा वाला। इससे पहले वीडियो मैंने गुणा वाला किसमें बताया था? इसमें बताया था, परसेंट में बताया था। तो वही जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी आ गया। चलिए भैया, हमको तो पता है कि जब कोई चीज़ दोगुनी होती है तो उसमें कितना परसेंट वृद्धि होता है? 100%। जब वो तिगुनी होगी तो उसमें वृद्धि होता है 200%, है ना। ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ बस। जब कोई चीज़ 4 गुनी होगी तो 300%, मतलब जितने गुना होगा ना उससे एक कम करके उतना 100% आपको क्या मिलेगा? वृद्धि मिलेगी। तो ठीक उसी प्रकार से इसे मैं क्लियर करता हूँ ना, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर बात की गई है तिगुनी। तो जो चीज़ है ना, राशि है, वो 20 वर्ष में कितना हो रहा है, कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है? तिगुनी। तिगुनी का मतलब हो जाएगा 200% का वृद्धि हो रहा है। तो 20 वर्षों में 200% का वृद्धि हो रहा है, तो वार्षिक ब्याज बोला है, तो एक वर्ष में कितने परसेंट होगा? तो कितना हो जाएगा? 200/20। एक 0 0 कटा, ये 10% की वृद्धि। यहाँ पर कुछ भी आपको करना पड़ा नहीं, कुछ भी फॉर्मूला लगाना पड़ा नहीं, सिर्फ आप चुटकियों में इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे और मैं बताता हूँ।
बोला गया है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। बात की गई है देखिए दोगुनी की, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, तो देखिए 10 वर्षों में वो दोगुनी हो जा रही है, मतलब दोगुनी का मतलब एक कम, अर्थात 100% हो जा रही है। 10 वर्षों में 100%, तो वार्षिक निकालना है, वार्षिक तो एक वर्ष में कितना होगा, तो 100/10 होगा। ये कट गया तो कितना हो जाएगा 10%। सीधा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साधारण ब्याज सही क्वेश्चन है। 1500 रुपए की धनराशि पर 3 वर्षों में दो भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर 13.50 है, उनकी ब्याज दरों का अंतर क्या है। ठीक है, देखिए जहां पर ब्याज का अंतर दे डाला, दरों का अंतर निकालना बोल डाला तो आदमी हिल जाता है, यार ये क्या पूछ दिया। लेकिन इसको बनाने की टेक्निक वही है जो नॉर्मल आप बनाते हैं। यहाँ पर आपको अंतर को अवॉइड करना है, सिर्फ आपको देखना है धनराशि क्या है, दर क्या है, ठीक है, और ब्याज क्या है। तो सीधा आप क्या लिखेंगे, जहां पर ब्याज दिया है ना वहां पर ब्याज का अंतर, हमें क्या पता है कि एस आई का मान क्या होता है, PRT 100। ठीक है, यहाँ पर जहां पर ब्याज दिया है ना वहां पर ब्याज का अंतर का मान रखिए, जहां पर आर मतलब दर दिया है ना वहां पर दरों का अंतर आपको मान के चलना होगा। तो चलिए भाई एस आई का मान क्या दिया है यहाँ पर 13.50 बराबर टी मतलब कितना दिया है 1500, आर आर है, आर को आप मानिए दरों का अंतर है ना, और टी की वैल्यू कितना दिया है 3/100। दो शून्य कट गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू निकालनी है तो बाकी को इधर भेज दीजिए। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये 13.50 को मैं 1350 लिखता हूँ बटा 100 हो जाएगा, है ना। और देखिए 15 नीचे में आ जाएगा, ठीक उसी प्रकार 3 भी नीचे में आ जाएगा। ठीक है, चलिए कटाइए, ये 100 और 100 कट गया, 0 0 कट गया, है ना। अब ये आ गया 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ये हो गया 3 तिया 9, 3 या 27, है ना। फिर आ गया 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो क्या हो जाएगा आर बराबर 3/1 10 बचा है ना। तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.3%। ठीक है, ज़्यादा टफ कुछ नहीं था, इसमें कुछ खास बात नहीं थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात दिया है, तो मानते हैं वो संख्याएं क्या है। एक संख्या मान लिए 3x, दूसरी संख्या मान लिए 5x। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक संख्या में क्या मिला जाए 10 की वृद्धि कर दिया जाए तो अनुपात हो जाता है 5:7। तो प्रत्येक संख्या में हमने 10 की वृद्धि की, ठीक है, अब 5x में भी 10 की वृद्धि की, तो इनका अनुपात कितना हो जा रहा है 5:7। तो संख्याएं निकालनी है, इस प्रकार से आपको सॉल्व कर देना है। क्रिया गुणा कीजिए, 7 का गुणा इन दोनों से होगा तो कितना हो जाएगा 7 या 21x प्लस 7 का गुणा 10 से 70, 5 का गुणा 5x से तो कितना हो जाएगा 25x प्लस 10 का गुणा 5 से 50। ठीक है, तो 21x देखिए 21x को इधर भेजिए, 70 50 को इधर भेजिए, तो कितना हो जाएगा 70 - 50 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4x, है ना। x बराबर कितना आ जाएगा 5। x बराबर अगर 5 आ गया तो संख्याएं निकालनी है, तो यहाँ पर हमको मान रख देना है। x बराबर कितना रखना है 5। सबसे पहले 3x में x बराबर 5 रखोगे तो कितना आ जाएगा 5 तिया 15, ठीक इसी प्रकार से यहाँ रखोगे x बराबर 5 तो 5 हम 25, 15 और 25 आपका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया है 3600 की राशि को सीता, गीता और रीता में 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया, गीता को कितनी राशि मिलेगी। तो देखिए ये भी इतना ईजी है ना। देखिए मानते हैं सीता अनुपात गीता अनुपात रीता बराबर कितना है, मान लेते हैं इसे 2x 3x 4x है, ठीक है वैल्यू। तो चलिए देखिए अनुपात में दिया है, बस x मैंने लगा दिया। अब बोला गया है कि इन तीनों को टोटल राशि कितनी है 3600, तो आपस में जोड़ दीजिए भैया, 4 और 3 7, 7 और 2 9, मतलब टोटल 9x की वैल्यू कितनी दी गई है 3600 दिया गया है। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 3600/9 कर दीजिए, तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, क्या हो जाएगा 400। x बराबर कितना आ गया 400। अब बोला गया है गीता को कितनी राशि दी गई है, तो गीता का कितना है भैया 3x, देखिए बीच वाला है ना, तो 3x बराबर 3 टू 400, है ना, बराबर 4 तिया 1200। सीधा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, तभी आपकी टाइमिंग बच पाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, आपका सरलीकरण से क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आपको मुझे देना है
उम्मीद है बॉडमास रूल है ना, इससे मैंने रीजनिंग में भी बता के यहाँ पर समझा रखा है आपको। इसका आप आंसर, उम्मीद है मुझे, आप 100% करेक्ट देंगे। ठीक है, 26वां नंबर का क्वेश्चन है और 27वां नंबर का क्वेश्चन, दोनों का आंसर आप देंगे मुझे कमेंट बॉक्स पर। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको चीज़ें मज़ा आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे रीजनिंग का। ऐसा मैं कर सकता हूँ या तो 20 क्वेश्चन मैं मैथ्स का लूँ और 30 क्वेश्चन रीजनिंग का लूँ, तो आपको कंबाइन सेट मिल जाएगा, आपकी मैथ्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ ही साथ रीजनिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर इस प्रकार से आपको चाहिए तो कमेंट पे यस लिखिए, और अगर आपको सेपरेट चाहिए तो सेपरेट लिख लीजिए। ठीक है, आपके हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि अपने वीडियोस लाता रहूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर। आज के मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।